हेलो जवानों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मौज में। प्यारे जवानों, वेक्टर्स को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार फाइनली मैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, जिससे पूरे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, पूरे के पूरे कंसेप्ट्स आपको रिकैप हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे जवानों, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल से शुरुआत करूंगा। आपको पूरे मन से बातों को समझते चलना है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम तमाम वेक्टर्स पे तमाम किस तरह की बातें आती हैं ये हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई हमें दे रखा है एक पॉइंट दे रखा है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 2, 3। एक पॉइंट्स दे रखा है ए, दूसरा पॉइंट दे रखा है बी, मान लो -1 की बजाय ले लो -2, -1 ले लो। चलो ठीक है, ये दो पॉइंट्स दिए हैं भाई अपने को। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन भाई आपको बताना है पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है। साहब पोजीशन वेक्टर से मतलब ये है, यदि ये हमारी एक्सिस मान लें, हम ये वाई एक्सिस मान लें, एक्स एक्सिस मान लें, डेफिनेटली जेड एक्सिस भी बाहर की तरफ होगी। मैं उसको अभी दिखा नहीं रहा हूँ। ये मेरा जो पॉइंट ए है मैं उसको मान रहा हूँ और उसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन करवा दिया है। मेरे प्यारे जवानों, ओरिजिन से जब हमने इसको ज्वाइन करवाया तो जो वेक्टर बना है ये वेक्टर आर ए वेक्टर का यदि हम नाम दें तो यही इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। मतलब ए के पोजीशन वेक्टर की यदि मैं बात करूं तो मेरे भाई वैल्यू आएगी, जो इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इनके साथ आई जे के यूज कर लेंगे हम। मेरे प्यारे जवानों, आप सबको एक बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि साहब ये जो आई कैप है, साहब ये जे कैप है और साहब ये के कैप है, ये आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। मेरे प्यारे जवानों, आपको बड़ी ही शिद्दत से ये बात समझ लेनी है। आई कैप, जे कैप, के कैप 3 यूनिट वेक्टर्स हैं और इन यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में यदि हमें कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के दे रखे हैं, हम आसानी से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। सेम तरीके से जब हम इस बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की चर्चा करेंगे, मेरे प्यारे जवानों, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा -2i प्लस का j एंड माइनस का k कैप। मेरे प्यारे जवानों, अगला क्वेश्चन ये है कि आप a और b जो दो पोजीशन वेक्टर आपने निकाले a और b पॉइंट के, इनका मैग्नीट्यूड भी निकालिए। मतलब यदि हमें कभी इस तरह से कभी कोई वेक्टर गिवन होता है तो मेरे भाई हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब आर ए का मैग्नीट्यूड मैं इसको आर ए लिख दूं या मैं ऐसे लिख दूं आर ए वेक्टर और फिर उसका मॉडुलस ले लूं, तो भाई इसकी वैल्यू आएगी √ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई साहब, 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई साहब, 3 का स्क्वायर 9 होता है। कुल मिलाकर √14 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड आएगा। पहले जानो सेम इसी तरीके से यदि बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाए और वी कैन से दैट, मान लो बी यहाँ था तो भाई ओ बी वेक्टर की लेंथ निकाली जाए, इसकी लंबाई निकाली जाए, तो भाई आर बी जो बनेगा, आर बी जो बनने वाला है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर, दिस इज आर बी वेक्टर का मॉडुलस और साहब इसकी वैल्यू आएगी 4 जमा 1 भाई साहब इसका √4 जमा 1 का अंडर-रूट, कुल मिलाकर आ जाएगी √6। भाई 4 कहाँ से आया? -2 का स्क्वायर। भाई इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है। भाई इसका कोफिशिएंट -1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है। भाई कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा √6। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। आई है ना? मैंने कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, कोऑर्डिनेट्स से मैंने पोजीशन वेक्टर निकलवाया। आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में सारी चीज़ें रिलेट करके मैं समझाने वाला हूँ दोबारा से। ये वीडियो बहुत ही काम की है, वेक्टर्स को रिवाइज करने में ये रामबाण साबित होने वाली है। तो भाई ध्यान से समझिए, है ना? तो यदि हमें कभी भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, पोजीशन वेक्टर पूछा जाए तो ऐसे निकालेंगे। अब यदि ऐसा कोई वेक्टर गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो ऐसे निकालेंगे।
रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं अगली बात पूछता हूँ, थोड़ा जगह तो बना ही लेता हूँ। आपको अगली बात ये बतानी है, ए वेक्टर की डायरेक्शन बताइए, ए वेक्टर की डायरेक्शन बताइए और बी वेक्टर की डायरेक्शन बताइए। ठीक है ना, ए वेक्टर की डायरेक्शन मतलब कहने का ये मेरा आर ए वेक्टर की डायरेक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ आर ए वेक्टर किसके बराबर था, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की कमी थी, आई प्लस 2j प्लस 3k। और बी वेक्टर यहाँ लिख देता हूँ मैं आर बी वेक्टर, ये मेरे पास था माइनस का 2i जमा का j और माइनस का k। अब मैंने आपसे पूछा है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन बताइए। साहब ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का मतलब था आर ए कैप बताओ। साहब इसकी वैल्यू आएगी आर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड। मतलब आर ए वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दे तो भाई साहब हमारे पास उसकी डायरेक्शन आ जाए, मतलब यूनिट वेक्टर आ जाए अलोंग द पोजीशन वेक्टर ए का जो पोजीशन वेक्टर था आर ए वेक्टर जिसका नाम दिया था उसके अलोंग जो डायरेक्शन निकाले, और वी कैन से दैट उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। तो आर ए वेक्टर ये रहा हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई आर, इसका मैग्नीट्यूड आर ए था, आर ए की वैल्यू ये रही, ये इसका क्या रहा भाई साहब यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अब मान लो हम बात करें आर बी यूनिट वेक्टर, तो आर बी यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर बी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर बी का मैग्नीट्यूड। भाई आर बी वेक्टर की यदि मैं बात करूं, आर बी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर बी का मैग्नीट्यूड, आर बी वेक्टर कितना है, ये रहा माइनस 2i प्लस का j और माइनस का k, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा आर बी के मैग्नीट्यूड से, और इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट का 6, तो साहब हम लिख देंगे अंडर रूट 6 अंडर रूट 6। आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ आई है। हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ध्यान रहे चाहे यूनिट वेक्टर ये हो, चाहे यूनिट वेक्टर ये हो, चाहे दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा 1 ही होता है और डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक होती है, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई भी यूनिक डायरेक्शन होती है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको छोटी छोटी नन्ही बातें समझ में आ रही हैं। हम पॉइंट से चले थे और हम यूनिट वेक्टर तक निकालना सीख गए हैं। मतलब आता तो पहले भी था यार, हमने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, अब आपसे किसी ने पूछा, ठीक है, अब मैं मान लो ये जो 2 वेक्टर हैं, मैं अब थोड़ा सा इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं 2 वेक्टर्स की वैल्यू को फिक्स कर देता हूँ। कुछ भी हो सकती है वैल्यू आई जे की जो ले रखी है, ऐसी भी वैल्यू ले सकते हो या कैसे भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए वेक्टर को लिख लेता हूँ आई प्लस के और बी वेक्टर को लिख लेता हूँ माइनस जे प्लस 3k। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि साहब हमें निकाल के बताओ a जमा बी, तो आपको कुछ नहीं करना भाई। जब भी कभी वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दे रखे हैं, मतलब आई जे के की फॉर्म में दे रखे हैं, आप सीधा जोड़िए, आई को आई में जोड़िए, जे को जे में जोड़िए और के को के में जोड़िए। जब यहाँ पर जोड़ने बैठेंगे तो आई यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, जुड़ेगा तो आई तो आ ही जाएगा। जे यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है, कोई बात नहीं, जे तो आ ही जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 4k कैप। भाई साहब ये आ गया a प्लस बी। अब मान लो वो यहाँ पर ये पूछता, मान लो इस वेक्टर का नाम दे देता कि भाई ये इनका रिजल्टेंट है, लेट अस सपोज। मान लो अपने से कहता है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो दोबारा से वही बात थी, हमारे लिए तो ये वेक्टर है, हमारे लिए तो ये वेक्टर है, चाहे आया कैसे भी हो, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कुल मिलाकर कितना आ जाता आपके सामने है, अंडर रूट 18 आ जाता, अंडर रूट 18। कभी कभी वो आपसे ये कह देता कि साहब इस आर वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर है, तो भाई अभी तो आपको पता ही है, आर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते। आर वेक्टर ये रहा आई माइनस जे प्लस 4k, इसको हम डिवाइड कर देते अंडर रूट 18 से, ये जो आंसर आता भाई ये आर कैप आता, यूनिट वेक्टर आर आता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। दिस इज द यूनिट वेक्टर आर।
ठीक है, दिस इज द यूनिट वेक्टर आर, दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर अलोंग वेक्टर आर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ये मतलब है इसका। ठीक है, अच्छा अब जरूरी तो नहीं है कि वो ऐसे ही पूछता, वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि भाई मेरे को आई वॉन्ट टू नो फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 एंड डायरेक्शन ऑफ लेट अस सपोज ए वेक्टर। भाई एक चीज ध्यान रखना, इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सुनते ही वीडियो को पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है, फिर आपको प्ले करना है। ठीक है ना, पॉज एंड प्ले, पॉज एंड प्ले, पॉज एंड प्ले, इट इज मैंडेटरी, है ना, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे प्यारे जवानों, पॉज एंड प्ले वाला कंसेप्ट लगा के चलिए। अब भाई साहब फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10। भाई सुन लो, दुनिया में कभी भी कोई भी ऐसा वेक्टर है तो उसकी दो बातें तो होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा जो 10 दे रखा है, और साहब एक इसकी डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन इसने हमें मालूम नहीं कौन सी डायरेक्शन है, लेकिन इसने आगे दे दिया कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर चाहिए। अब हमें तो मालूम है ए की डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक है, मतलब अपने को ए कैप चाहिए, मतलब ए कैप निकालना बेहद आसान है। कैसे भाई साहब, अरे ए वेक्टर दे रखा है तो ए कैप कैसे निकालोगे? ए कैप निकालने के लिए हम ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, और ए का वेक्टर कितना है, आई जमा के, और इसका मैग्नीट्यूड हुआ भाई √2। कैसे आया √2? इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर 2 होता है, मतलब 1 1 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए कैप आ गया, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें, आई कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √2। ये जो आंसर आया भाई हमारे पास, ये सी वेक्टर का आंसर आया है। किसका आंसर आया है? ये सी वेक्टर का, उसने कहा था। क्लियर है? चलो ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन और लिखो। फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ आर वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। मान लो ये दे दिया, अब क्या करें जी? भाई देखो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको पहले ऐसे इक्वेशन बना के लिख लो ताकि हमसे गलती ना हो। यदि आप लिख लोगे तो गलती होने के चांस काफ़ी डिक्रीज हो जाएंगे बेटे, यदि नहीं लिखोगे तो गलती होने के चांस काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। तो भाई साहब, फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ आर, मतलब मान लो डी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो आर के बराबर है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड है, और जिसकी डायरेक्शन है बी वाली, मतलब बी कैप। खत्म। अब आर का मैग्नीट्यूड क्या था, थोड़ी देर पहले निकाला था हमने आर, ये वाला ही आर यूज किया उस क्वेश्चन में, ठीक है ना, दिस वाला आर। तो ये वाला आर का मैग्नीट्यूड कितना, √18। अब मुद्दे की बात है कि जी बी कैप कैसे निकालें? बेहद आसान है भाई, आई तो है ही नहीं, माइनस का जे प्लस 3k, मतलब बी वेक्टर। ध्यान रहे, यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या होता है, बी के वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। मैग्नीट्यूड को लिखने का ये तरीका होता है, कभी कभी हम नॉर्मली बी भी लिख देते हैं, दोनों ही सही हैं भाई। √18 माइनस जे प्लस 3k था, इसको बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। बी का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, अभी तो देख ही लिया आपने, √3 3 9 और 1 10, √10, दिस विल बी द। अच्छा मान लो थोड़ा सा और अच्छा सा बनाए वो इसको, तो क्या बनाएगा? नाउ लेट अस सी। फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ, देखते चलना अब, एंड डायरेक्शन दैट ऑफ। अब आएगा मजा, मजा आएगा, मजा आएगा। करो भाई सोन, है ना। अब देखो ध्यान से, पहले ये क्या दे रखा है, ए जमा बी वेक्टर को जोड़ना है और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। इसका मतलब है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आर हमने ए जमा बी मान रखा है, तो आर का मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड तो आर के बराबर हो गया, तो मान लो ये ई वेक्टर था, तो मैग्नीट्यूड तो आर के बराबर हो गया।
आर का मैग्नीट्यूड कितना है √18। तो आर का तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन साहब डायरेक्शन किसकी लेनी है, डायरेक्शन किसकी लेनी है, दैट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इंटरेस्टिंग बात है, मान लो लेट आर डैश वेक्टर जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में है, तो एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन लेने का मतलब क्या हुआ, आर डैश यूनिट वेक्टर। तो मतलब यहां पर हम लिख देंगे आर डैश यूनिट वेक्टर। अब आर डैश यूनिट वेक्टर कैसे निकले, ए माइनस बी निकले पहले। अब ए माइनस बी कैसे निकले, ए दे रखा है बी दे रखा है, ए में से बी को घटा दो। तो भाई ए में से बी को घटाएंगे तो आर डैश वेक्टर जो बनेगा, आई में से इधर वाला तो आई है ही नहीं कुछ भी, तो आई का आई बचेगा। इधर जे में से इसको घटाओगे तो मैं चलो पूरा लिख देता हूँ पहले, आई प्लस के में से घटाना है जे प्लस 3k। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन बदल जाएंगे, तो माइनस का भाई एक अंदर भी था माइनस ना, माइनस जे प्लस 3k, तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। कुल मिलाकर आंसर आएगा आई जमा जे माइनस 2k। भाई ये है आर डैश वेक्टर। आर डैश वेक्टर कितना आया है, आई जमा जे भाई माइनस 2k। भाई कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, ठीक है ना, आई प्लस जे माइनस 2k। भाई इसको किससे भाग कर दो, इसके मैग्नीट्यूड से, तो भाई आई प्लस जे माइनस 2k, ये तो वेक्टर था, डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, 2 दूनी 4 जमा 5 जमा 6 √6। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, दैट इज √18 इंटू आई जमा जे माइनस 2k डिवाइडेड बाई √6। इट विल बी द आंसर, इट विल बी द आंसर। आई होप आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें अच्छे से तसल्ली से समझ में आई हैं। भाई यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो भाई दोबारा से देख लो, दोबारा पूछ लो मेरे से कुछ, है ना। तो आपको इस तरह के जो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएंगे, आई होप अब आप उनको अच्छे से कर ही पाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की, गुणा की बात करते हैं, ठीक है ना। ए और बी वेक्टर दे रखे हैं अपने को। अब हम थोड़ा सा इनके गुणा के बारे में जानेंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे, इनके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। देखो भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अब मान लो आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछा गया ए डॉट बी, तो भाई साहब पता ही है आपको, आई वाली टर्म को आई से गुणा करो, यहाँ आई है यहाँ नहीं है मतलब 0, जे यहाँ नहीं है यहाँ है मतलब 0, के वाले को के से गुणा कर दो, आंसर आएगा 3। तो ए डॉट बी का आंसर आ गया 3, खत्म। लेकिन कभी कभी वो ये पूछ लेता है ए और बी के बीच में एंगल थीटा कितना है वो बताओ। तो हमें मालूम है ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए गुणा में बी गुणा में कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, और यहां से ए डॉट बी की वैल्यू 3 आई थी। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 1 और 1 2। भाई बी का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, √10। कुल मिलाकर ये आंसर खत्म, ठीक है। अब आप कहोगे जी ये तो क्या कितना एंगल आया, भाई देखो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आई, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये थीटा कितना है हम इसको एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते बिना कैलकुलेटर के या बिना इसके टेबल का यूज़ किए, है ना। हम इसको ऐसा लिख के आ जाएंगे, ये पूरा डाटा यहाँ पे फिट कर देना, ठीक है, ये पूरा डाटा यहाँ पे फिट कर देना।
तो कभी कभी वो आपसे पूछता है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, आपसे पूछ लेगा ए और बी के बीच में एंगल बताओ, कर लो, सिंपल है, कोई नई बात है ही नहीं। ठीक है, मान लो अब की बार वो आपसे कहता है फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, वेक्टर में ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो बी के अलोंग। भाई अच्छे से स्टार लगा के लिख लो, भूल गए हो तो लिख लो दोबारा से। डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें जानकारी देता है प्रोजेक्शन ऑफ वन इनटू अनदर। वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन। जरूरी नहीं है आप प्रोजेक्शन वर्ड यूज करो, आप लिख सकते हो कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर। एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? कैसे निकाल सकते हैं? जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, तो बी का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना होगा, बी cos थीटा। तो मतलब बी का कंपोनेंट निकालने का क्या मतलब है, बी cos थीटा निकालना। तो अब यदि मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि ए डॉट बी को गौर से देखो आप, तो ये क्या होगा, ए बी cos थीटा। तो यदि b का कंपोनेंट निकालना है, मतलब b cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगी a डॉट बी डिवाइडेड बाई a। याद रहे ये जो आया है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, इट इज़ ओनली द मैग्नीट्यूड, राइट। अब यदि आप लिखें कि साहब ये b का कंपोनेंट आया, इसी तरीके से a का कंपोनेंट निकालेंगे तो a cos थीटा होगा a का कंपोनेंट, वो आ जाएगा a डॉट बी, नीचे a की जगह क्या आ जाएगा, क्लियर है? करके दिखाता हूँ मैं, घबराना नहीं है। अपने को पूछा था कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट निकालना, तो ए cos थीटा निकालना था। तो हमारा जो आंसर है, मान लो x वेक्टर आया, x आया x, तो वो निकलेगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई, मतलब जिसका कंपोनेंट निकालना है ना वो नीचे नहीं आ रहा, a का कंपोनेंट निकालना था तो नीचे भी आएगा। a डॉट बी का आंसर क्या है, अभी किया था, a डॉट बी करोगे इसमें तो i से i करोगे 0 से 0 तो 3 आएगा, और नीचे b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √10, तो यही आंसर है। लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। यदि अपने को वेक्टर चाहिए, इसका वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, तो x के ऊपर वेक्टर यदि हम लगाएं तो मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब सीधी सी बात है, ये किसकी तरफ है, b की तरफ है, तो b की डायरेक्शन भी लिखो। अब b की डायरेक्शन को लिखने के लिए क्या करोगे आप, b वेक्टर लिखोगे, नीचे b का मैग्नीट्यूड लिखोगे, ये मतलब होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बोलो क्या हुआ है, b वेक्टर, या नीचे लिख देता हूँ मैं, 3/√10, b वेक्टर की वैल्यू ये रही, माइनस का j जमा का 3k, और नीचे b का मैग्नीट्यूड रहा, दैट इज √10। कुल मिलाकर आ गया 3/10 माइनस j जमा 3k, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया कंपोनेंट। मतलब आपसे किसी वेक्टर का, दोबारा से समझना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट केस है, पूछ सकता है आपसे, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास यदि एक वेक्टर है, मान लो a वेक्टर है, हमारे पास एक b वेक्टर है, हम यदि चाहते हैं a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में, या हम चाहते हैं b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में, तो हमें डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेना होगा। डॉट प्रोडक्ट में टर्म आती है a डॉट b, यदि हम लिखते हैं तो मेरे भाई निकल के आता है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो आप जब मर्जी चाहे b cos थीटा निकाल सकते हैं, आप a cos थीटा निकाल सकते हैं। जब आप b cos थीटा निकालेंगे तो आप लिख देंगे a डॉट b डिवाइडेड बाई a। जब आप a cos थीटा निकालेंगे तो सीधी सी बात है a और cos थीटा एक तरफ हो गए तो b को नीचे ले जाओगे।
तो a डॉट बी के नीचे क्या आ जाएगा b। लेकिन यहां से ये एक मैग्नीट्यूड है, ये b cos थीटा क्या है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर। बेसिकली ऐसा लिखना बेटर रहेगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर, ठीक है ना। इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर। b वेक्टर के कंपोनेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन कौन से कंपोनेंट का, जो a वेक्टर के अलोंग है। मान लो आपको वो चाहिए नहीं, आपको कोई दूजा चाहिए, तो भाई दूजा यूज करो। आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए मेरे प्यारे जवानों। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई है। क्या समझ में आई है, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। किसी एक का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग चाहिए, यदि वो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेगा जब तो सिर्फ इतना निकालोगे, लेकिन यदि वो डायरेक्शन भी देख लेता है, पूछ लेता है कि साहब डायरेक्शन भी निकालो, तो मान लो मैंने आपसे कहा भाई ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में निकालो, तो बी की डायरेक्शन चेप दो। कंपोनेंट ए का क्या होता है ये, इसके साथ बी की डायरेक्शन चेप दो, बी कैप। और बी कैप को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ बी, तो वो चीज़ सोल्व होके ऐसा। ठीक है, समझ गए हो कि नहीं समझे, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। चलो तो भाई समझ गए हो तो एक बार इसी के अंदर बी का कंपोनेंट निकालो ए की तरफ, शाबाश। कंपोनेंट ऑफ बी along A, B का कंपोनेंट निकालो A की तरफ। कंपोनेंट ऑफ B along A, B का कंपोनेंट निकालो A की तरफ। देखो भाई B का कंपोनेंट A की तरफ, तो जिसका कंपोनेंट निकालना है B, वो तो आएगा नहीं नीचे। भाई B का कंपोनेंट क्या होगा, B cos थीटा। मुझे वेक्टर चाहिए, पूरा वेक्टर चाहिए, तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ए इज √2, 3/√2। लेकिन मान लो ये एक y वेक्टर था, B का कंपोनेंट A की तरफ एक y वेक्टर था। ठीक है, तो उस वेक्टर के लिए इसके साथ डायरेक्शन भी लगाओगे। अब A की तरफ लगाओगे तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया 3/√2। और A कैप क्या है भाई, एक्चुअली देखो तो आप A का वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ A, और ये वैल्यू कितनी है 3/√2, और A वेक्टर ये रहा आपके सामने I जमा K, और इसको इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दो, दैट इज √2। कुल मिलाकर आंसर आ गया 3/2 इंटू I जमा K, इट इज द आंसर। खत्म। आई होप अब आपको समझ में आया है, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया भाई। तो कंपोनेंट पूछे जाएं एक के दूसरे के अलोंग तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल पूछा जाए वी कैन इजिली फाइंड, डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए वी कैन इजिली फाइंड। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी को हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, याद रखना। तो उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो भी बताएगा आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना, या कंप्लीट वेक्टर जो भी होगा। क्लियर है। अब बात आती है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमें क्या सिखाता है वो देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ए वेक्टर दे रखा है, मान लो हमें I जमा K, जो अभी लिखा था वही लिख रहा हूँ मैं, और B वेक्टर था -I जमा 3K। अब मान लो हमें A क्रॉस B निकालना है, तो भाई ये I लिखोगे ऊपर, ये J लिखोगे और ये लिखोगे K, I J K लिख दिया। इस I J K के अंदर सबसे पहले ध्यान रहे इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। तो I का कोफिशिएंट 1 है, J इसमें गायब है मतलब 0 है, K का कोफिशिएंट 1 है तो 1। फिर इसका I है नहीं, J का कोफिशिएंट -1 है, K का 3।
ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, आई एज इट इज। अब देखो इधर जिसमें आई आया हुआ है उनको छोड़ दो, इसमें आई है इसमें आई है, इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा करो, 0 गुणा 3 इज 0, फिर माइनस लगाओ निशान, फिर इनका गुणा करो, एक को एक से गुणा करोगे माइनस का एक आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो +1 आया समझ में। दोबारा बताओ, आई वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली और ये वाली, जो बच गए इनको ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस के साथ इनका मल्टीप्लिकेशन लिख दो। तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस के साथ ऐसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ज़रा जे को लिखो, लेकिन ध्यान रहे आई के आगे प्लस लिखना है, चाहे बेशक से यहाँ माइनस लगाओ, आपको प्लस ही लिखना है, ठीक है। अब फिर जे के साथ लिखना है माइनस। एक्चुअल में नहीं, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं यार ना, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता अभी, टाइम वेस्ट होगा फालतू में, मैथमेटिक्स का हिस्सा है। जे वाली लाइनों को छोड़ दो, जैसे ही इस लाइन और इस लाइन को छोड़ोगे जिनमें जे आने की संभावना है, आ ही रहा है जिनमें, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3, माइनस ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0, खत्म। अब देखो आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस, अब के के साथ क्या लगाओगे, प्लस। अब के वाली लाइन को छोड़ दो, देश देश, तो ये बच गया एक, एक को करेंगे तो -1, माइनस इसको करेंगे तो 0। जो भी आंसर आया इसका वो लिख दो यहाँ पे कि A क्रॉस B की जो वैल्यू आई है वो ध्यान से समझो। दिस इज 0 जमा 1 इज 1, तो I -3J -K। अब जो जवानों बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ से सीखने वाले हैं, बहुत प्यारी सी बात सीखेंगे भाई, ध्यान से समझ लो। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी। मतलब आपसे कोई ये पूछता है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के 90 डिग्री पर है, तो आप ए क्रॉस बी को कैलकुलेट कर लो। मेरे प्यारे जवानों, मैं फिर कहता हूं, यदि वो आपसे कहता है फाइंड एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर और विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मेरे प्यारे जवानों उस हालात में आप ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लो। लेकिन यदि वो ये कह दे फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालो जो क्या हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब अब की बार ए क्रॉस बी नहीं निकालना है, बल्कि मान लो ए क्रॉस बी का आंसर है सी, तो सी वेक्टर को किससे भाग दे दो, उसके मैग्नीट्यूड से, ये जो आंसर आएगा ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मेरे प्यारे जवानों, मतलब मैंने क्या समझाया आपको कि यदि वो अपने से यूनिट वेक्टर की जानकारी चाहता है, यदि वो ये कहता है कि हमें एक यूनिट वेक्टर निकाल के दो, मतलब हमें एक ऐसा वेक्टर निकाल के दो जो यूनिट वेक्टर हो, साथ ही साथ में वो ए और बी के 90 डिग्री पर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो ए क्रॉस बी जो आया है, ए क्रॉस बी जो वेक्टर आया है, इसके खुद के मैग्नीट्यूड से इसको भाग करना है। जैसे मान लो मैं इसी एग्जांपल में आपसे कह देता कि ए और बी के 90 डिग्री पर एक यूनिट वेक्टर निकालो, तो मैं पहले ए क्रॉस बी निकालता, इसका आंसर ये आया है। अब इस ए क्रॉस बी को मैं क्या करता, मान लो इसका नाम सी वेक्टर है, तो मैं सी वेक्टर की वैल्यू लिख रहा हूँ, दिस इज सी वेक्टर। अब यदि मैं इसको मैग्नीट्यूड से भाग करूँ तो ये सी वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, I -3J -K डिवाइडेड बाई 9, 10, 11 √11। अब ये जो सी कैप आया है, ये पहली बात एक यूनिट वेक्टर है, दूसरी बात ये परपेंडिकुलर भी है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। तो यदि वो आपसे सिर्फ ये कहता है कि एक वेक्टर निकालो जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो आप नॉर्मली ए क्रॉस बी निकाल दो।
लेकिन यदि वो आपसे कहता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, इसका मतलब भाई साहब जो वेक्टर ए क्रॉस बी आया है इसके मैग्नीट्यूड से आप इसको भाग करो ताकि डिजायर्ड आंसर आ जाए। आई होप जवानों मेरी ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई है। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं ये। यदि ये बात जो है भाई बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं मेरे प्यारे जवानों, आपको तसल्ली बख्श ये बात समझ लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाया, डॉट प्रोडक्ट निकलवाया, ओके। हाँ तो भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस किसी तरह के इस तरह के बनेंगे तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो प्यारे जवानों हंसते मुस्कुराते हुए प्रैक्टिस करिए, वेक्टर्स को तसल्ली से पढ़िए। गुड बाय एंड टेक केयर।